हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज की वीडियो जो बहुत ही मस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो ये है। 3 वीडियो बन चुकी है, ये लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 में आपको मोल प्रभाज पढ़ाएंगे। और मोल प्रभाज की देखिए परिभाषा क्या होती है। अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो या सेकेंड थर्ड वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, और आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। विलियन चैप्टर 1 प्ले लिस्ट बना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए विलियन के किसी घटक के मूलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मूलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक ना। उस घटक का क्या कहते हैं, यहाँ पर घटक का रहेगा, ठीक। उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर किसी द्विअंगी विलयन में विलेय के यन मोल हो और विलायक के कैपिटल एन मोल उपस्थित है, यानी कि जो विलेय है उसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करेंगे, और जो कैपिटल जो विलायक है उसको हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। जैसा कि यहाँ पर फार्मूला आप लोग देखिए, विलेय का मूल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मूलों की संख्या, यानी कि स्मॉल एन, ठीक ना। ऊपर स्मॉल एन रहेगा, फिर नीचे विलेय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या, यानी कि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक ना। ये हो गया विलेय का मूल प्रभाज। ये किसका मूल प्रभाज है? विलेय का मूल प्रभाज। उसके बाद आपको विलायक का मूल प्रभाज भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर है विलेय का मूल प्रभाज बराबर स्मॉल एन प्लस स्मॉल एन बटे में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक ना। मैं अभी आपको बताया हूँ कि विलेय का मूल प्रभाज होगा विलेय की मूलों की संख्या के लिए स्मॉल एन और विलायक की मूलों की संख्या के लिए कैपिटल एन। आप लोग मतलब हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना। विलायक का मूल प्रभाज बराबर विलायक के मूलों की संख्या। अब जहाँ पर यहाँ पर विलेय का मूलों की संख्या थी वहीं पर विलायक के मूलों की संख्या हो जाएगी, ठीक। फिर यहाँ पर विलायक के मूलों की संख्या और विलेय के मूलों की संख्या रहेगी, और प्लस में विलायक के मूलों की संख्या, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन। देखिए यहाँ पर कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक ना। ये हो गया आपका विलायक का मूल प्रभाज। ये और जो यहाँ पर स्मॉल एन हो जाएगा तो हो जाएगा विलेय का मूल प्रभाज, ठीक। यहाँ पर देखिए विलयन का निर्माण विलेय तथा विलायक दोनों के मिलने से होता है, अतः अब देखिए इस परिभाषा से हमें क्या मिलता है, विलयन का मूल प्रभाज। अब विलयन का मूल प्रभाज हम लोग निकालेंगे। जब विलयन का मूल प्रभाज निकालेंगे तो विलेय का मूल प्रभाज प्लस विलायक का मूल प्रभाज, यानी कि उसमें विलयन में क्या क्या मिले होते हैं, विलेय मिला होता है और विलायक मिला होता है। विलेय और विलायक दोनों से ही मिलकर क्या बनता है, विलयन बनता है, ठीक ना। तो यहाँ पर विलेय का मूल प्रभाज जब निकाल लेंगे तो उसको जोड़ देंगे, और विलायक का मूल प्रभाज जब निकालेंगे तो उसको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर स्मॉल एन प्लस बटे में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन प्लस कैपिटल एन बटे में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये हो गया। अब जब हम दोनों को जोड़ते हैं ना तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक। जैसे में अब देखिए इसका हर बराबर है, दोनों का हर बराबर है तो हर तो उतर जाएगा और उससे ऊपर का जो है जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो जब ऊपर का जुड़ जाएगा तो एन प्लस कैपिटल एन और नीचे भी एन प्लस कैपिटल एन, अगर हम दोनों को काट देंगे तो एक हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जब कोई विलयन का मूल प्रभाज निकालेंगे तो उसके विलेय का मूल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज जब हम जोड़ेंगे तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, हमेशा एक ही प्राप्त होगा। अगर एक से ज्यादा प्राप्त हो रहा है, ठीक ना, अगर एक से ज्यादा प्राप्त हो रहा है तो आपका जो आंसर होगा वो गलत होगा। अगर एक से कम प्राप्त हो रहा है, ज्यादा कम, यानी कि मतलब अप्रोक्स में रहेगा तो सही है, लगभग में अगर है तो सही है, नहीं तो लगभग से ज्यादा है तो भाई गलत है, ठीक ना। उसके बाद देखिए नोट्स में कुछ है, नोट आप लोग नोट यहाँ पर देखिए क्या है। नोट में किसी विलयन का मोल प्रभाज सदैव इकाई होता है। इकाई का मतलब एक होता है, ठीक ना। यहाँ पर क्या लिखा है, किसी विलयन का मोल प्रभाज सदैव क्या होता है, इकाई होता है, तथा मोल प्रभाज को एक्स यानी कि चाई, इसको एक्स नहीं बोलते, इसको चाई बोलते हैं, CHI, चाई से प्रदर्शित करते हैं। क्या, इसको चाई से प्रदर्शित करते हैं, इसको एक्स टाइप बनाते हैं। इस प्रकार से आकार दिया गया है इसको एक्स की तरह, ठीक ना, लेकिन यह चाई कहलाता है, इसको चाई से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है, क्वेश्चन मैं आपको लगाकर दिखा दे रहा हूँ। कह रहा है कि 900 ग्राम जल में एसीटोन CH3COCH3 के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए H2O के मोलों की संख्या कितनी है। अब जितना जल रहेगा, जितना ग्राम जल रहेगा उसका जो अणुभार आएगा उसी से भाग देंगे तो मोलों की संख्या आ जाएगा। तो इतना
900 ग्राम जल है, उसमें 18 क्या है, इसका अणुभार आता है, 18 H2O का अणुभार होता है, और इसे जब भाग देंगे तो ये 18 5 90, एक जीरो बचा, तो ये 50 आपका क्या हो जाएगा, जल का मोल प्रवाह, मोलों की संख्या हो जाएगी, ठीक ना। एसीटोन की मोलों की संख्या जब निकालेंगे तो एसीटोन कितना है, इसमें 5.8 ग्राम है। 5.8 ग्राम को हम लोग इसमें से जब इसका क्या निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे, सी का होता है 12 का 18, 12 और 3, 12 3 15, 15 फिर 12 जोड़ेंगे, फिर 16 जोड़ेंगे, फिर 12 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, ठीक ना। यहाँ तक 15, यहाँ तक 15, 15 15 30, 15 3 45, आप 15 और 45 हुआ है, 15 चौको 60, यानी कि 2 माइनस इसमें से करेंगे, क्योंकि इसका 16 था तो 15 लिए थे, और इसका 12 था तो हम लोग इसमें 15 लिए थे, तो 12 13, 2 कम करेंगे तो 58 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5.8 को 58 से भाग किया गया है मोलक संख्या निकालने के लिए, और यहाँ पर आया आपका 0.1, ठीक ना। कितना आया, 0.1 आया है। आगे देखते हैं हम लोग इसी में H2O का मोल प्रभाव जब निकालेंगे तो H2O के मोलों की संख्या जो निकाले थे वो हो जाएगा, जो आया था 50 आया था, ठीक है। फिर H2O प्लस CH3 COCH3 दोनों के मोलों की संख्या, यानी कि स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना आया था, एन का मान कितना, स्मॉल एन का मान 50 आया था, यहाँ पर 50 है, और कैपिटल एन का मान कितना आया था, 0.1 आया था, ठीक ना। पीछे देखे हैं आप लोग वीडियो, मतलब आप लोग रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, जब हम इसमें जोड़ करके इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.998, 0.998 आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग इसका भी निकालेंगे, एसीटोन का मोल प्रभाव निकालेंगे, तो एसीटोन के मोलों की संख्या बटे में H2O प्लस और CH3COO एसीटोन दोनों के मोलों की संख्या, ठीक ना। तो जब दोनों के मोलों की संख्या है तो 0.1 प्लस 50, ठीक ना, इसका है 50, इसका 50 है और इसका इतना है, और ये एसीटोन का इतना है, ठीक। उसके बाद जब इसमें जोड़ के इससे भाग करेंगे तो ये आएगा 0.002। जब 0.002 को जोड़ा जाएगा इसमें, ठीक ना, इसमें जोड़ा जाएगा, क्यों जोड़ा जाएगा, पूरा बिलियन का जब निकालेंगे तो पूरा बिलियन का जब इसमें निकालेंगे 0.002 जोड़ा जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये दशमलव में सब है, ये दशमलव में तो सिर्फ आपका इकाई ही आएगा, ठीक ना। जो पूरा बिलियन का जो मोल प्रभाव होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर है विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। तो इसमें क्या है, विलयन के वे भौतिक गुण जो निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय कणों की संख्या, अणुओं या आयनों की संख्या अथवा विलेय के मोल प्रभाव पर निर्भर करते हैं, विलयन के अणुसंख्य गुण कहलाते हैं, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए विलयन के महत्वपूर्ण अणुसंख्य गुण निम्न है, ठीक ना। ये 4 जो गुण हैं ये विलयन के अणुसंख्य गुण है, अणुसंख्य गुणधर्म है, ठीक ना। कितने हैं, कौन कौन से हैं, पहला है परासरण दाब, परासरण एवं परासरण दाब, दूसरा है वाष्प दाब में अवनमन, तीसरा है क्वथनांक में उन्नयन, चौथा है हिमांक में अवनमन, ठीक ना। ये सभी हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं आज। अब देखिए यहाँ पर है परासरण एवं परासरण दाब। तो देखिए पहला ये क्या करा है कि जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से पृथक करते हैं तो केवल विलायक के अणु पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करने लगते हैं, ठीक ना। जो आपके अणु होते हैं वो पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इसी प्रकार जब दो भिन्न सांद्रता के विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किए जाते हैं तो विलायक के कण जो होते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः गति करने लगते हैं। तनु विलयन का मतलब समझ रहे हैं, हल्का विलयन, ठीक ना, हल्का विलयन, और सांद्र विलयन का मतलब गाढ़ा विलयन, ठीक ना। जिसमें जो गाढ़ा विलयन हो उसको सांद्र विलयन कहते हैं, और जो हल्का विलयन हो उसको तनु विलयन कहते हैं, ठीक ना। तो उधर क्या करते हैं, उस जो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर क्या करते हैं, स्वतः यानी कि अपने से गति करने लगते हैं, ठीक ना। स्वतः का मतलब अपने आप, ठीक। उसके बाद देखिए विलायक के कणों का विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। जब दो भिन्न सांद्रता के विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किए जाते हैं तो विलायक के कण जो होते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं, ठीक है। अब अथवा करके देखिए, ये परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, छोटी परिभाषा, ये बड़ी परिभाषा, एक परिभाषा यहाँ पर भी है, ठीक।
तो 3 परिभाषाएं पराशरण की है, ठीक ना। यहाँ पर भी देखिए ये भी पराशरण की परिभाषा है। अब देखिए झिल्लियां किसे कहते हैं, झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली या पारगम्य झिल्ली, ये सब झिल्ली क्या होती है अभी मैं आपको एकदम डिटेल में इसको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए विलायक तथा विलयन अथवा दो भिन्न सांद्रता के विलयनों को पृथक करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की झिल्लियों का प्रयोग करते हैं जो निम्नलिखित हैं। अब देखिए जो विलायक होते हैं और जो विलेय होते हैं, ठीक ना, जो विलायक होते हैं और जो विलयन होते हैं, और जितने भी विलयन हैं इनको पृथक करने के लिए, विलयन से विलायक को या विलेय को पृथक करने के लिए कुछ झिल्लियों का प्रयोग किया जाता है। ये प्लास्टिक वाली झिल्ली नहीं होती है, ठीक ना, आप लोग जो समझ रहे हैं ये प्लास्टिक वाली झिल्ली नहीं होती है। ये एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से आपका जो विलायक हो या विलेय हो ये सब अलग हो सके, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पारगम्य झिल्ली पहली हेडिंग है, वे झिल्लियां जिनमें से विलेय तथा विलायक दोनों के कण गति कर सकते हैं, ठीक ना, दोनों के कण क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, पारगम्य झिल्ली का कहलाती है। अब देखिए विलेय तथा विलायक दोनों के कण, विलेय और विलायक दोनों के कण यानी कि छोटे बड़े दोनों, ठीक ना, जैसे हम लोग चीनी और पानी को घोलते हैं तो उस प्रकार की झिल्ली है जो दोनों से क्या हो जाती है, आर पार हो जाती है, ठीक ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारगम्य झिल्ली कहेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आते हैं दूसरी हेडिंग है अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली क्या है, वे झिल्लियां जिनमें से विलेय तथा विलायक दोनों के कण गति नहीं कर सकते हैं अपारगम्य झिल्लियां कहलाते हैं, ठीक ना। जिनमें से क्या होता है कि जो विलेय के कण होते हैं और जो विलायक के कण होते हैं दोनों के कण जो है गति नहीं कर पाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, ये क्वेश्चन आता है अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक ना, वे झिल्लियां जिनमें से विलायक के कण तो गति कर सकते हैं, यानी कि जो विलायक के कण होते हैं वो गति कर पाएंगे परंतु विलेय के नहीं, विलेय के नहीं, ठीक ना, जो विलेय के कण होंगे वो गति नहीं कर सकते हैं, अर्धपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं, ठीक ना। ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं जिसमें से विलायक के कण स्वतः प्रभावित हो सकते हैं लेकिन जो विलेय के कण होते हैं वो प्रभावित नहीं हो सकते, ठीक ना। तो विलायक के कण प्रभावित हो सकते हैं लेकिन विलेय के कण प्रभावित नहीं हो सकते हैं, ऐसे झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अभी हम लोग विसरण और परासरण के तथा विसरण में अंतर ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। तो थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। अनसॉल्व पेपर में जल्दी सॉल्व कराने वाला हूँ, जो आएगा सॉल्व करा लूँ, जैसे ही मुझे पेपर मिलेगा मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय।